क्या होता है जब कानून की रखवाली करने वाले ही दरिंदे बन जाएं? एक भ्रष्ट अफसर, एक बेबस लड़की और एक अंधेरी कालकोठरी। एसओ प्रदीप पांडे को लगा था कि उसने एक मामूली चश्मिश लड़की को सलाखों के पीछे डालकर अपनी जीत पक्की कर ली है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिसे कैदी बनाया है वही इस पूरे जिले की नई आका है। वर्दी का घमंड कैसे एक झटके में चकनाचूर हुआ, आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें। शहर की आबोहवा में आज कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। सूरज की पहली किरण जब पुलिस मुख्यालय की ऊंची दीवारों पर पड़ी तो वो केवल एक नई सुबह का संकेत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। इस शहर को बरसों से इंतजार था एक ऐसे मसीहा का जो वर्दी की लाज रख सके। आज वो इंतजार खत्म हुआ। जिले की नई आईपीएस अफसर रिया ठाकुर ने अपना पदभार संभाल लिया था। रिया ठाकुर केवल नाम नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए खौफ और आम जनता के लिए उम्मीद की एक किरण थी। थाने की परेड ग्राउंड में जब रिया कदम रख रही थी तो उनके जूतों की गूंज वहां मौजूद हर सिपाही और अफसर के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपनी पहली मीटिंग में ही साफ कर दिया कि उनके राज में कानून का मतलब क्या होगा। उनकी आवाज में जो खनक थी वो लोहे जैसी सख्त थी। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, कान खोलकर सुन लो, मुझे इस शहर में एक भी शिकायत नहीं चाहिए। अगर किसी एक मामूली इंसान के साथ भी अन्याय हुआ या किसी ने जुल्म करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी नजरें उन भ्रष्ट अफसरों को चीर रही थीं जो अब तक चांदी के सिक्कों के लिए अपनी वर्दी का सौदा करते आए थे। उन्होंने दो टोक कहा कि अगर किसी ने गरीबों से 1 रुपया भी रिश्वत ली तो उसी दिन उनकी वर्दी उतार दी जाएगी। ये पुलिस स्टेशन अब गुंडों का अड्डा नहीं बल्कि जनता का घर होगा, जहां आने वाला हर शख्स इंसाफ लेकर जाएगा, डर नहीं। विशेष रूप से रिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने किसी बेबस औरत को तंग किया तो वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रिया की इन बातों ने पूरे महकमे में खलबली मचा दी। कुछ ईमानदार सिपाही खुश थे तो कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन रिया के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। लेकिन रिया ठाकुर जानती थीं कि सिस्टम की सड़ांध केवल दफ्तर में बैठकर खत्म नहीं की जा सकती। वो जानती थीं कि जब तक वो खुद जमीन पर उतरकर हकीकत नहीं देखेंगी तब तक अपराधियों के असली चेहरे सामने नहीं आएंगे। यही सोचकर रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी रौबदार वर्दी, सरकारी गाड़ी और बॉडीगार्ड्स को त्याग दिया। उन्होंने एक साधारण लड़की का रूप धरा, आंखों पर चश्मा, साधारण से कपड़े और कंधे पर एक मामूली सा बैग। अब वो इस शहर की आईपीएस अफसर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के रूप में सड़कों पर थीं। उन्होंने शहर के एक पुराने और कच्चे इलाके में एक बूढ़ी अम्मा के घर में किराए पर कमरा लिया। वो बूढ़ी औरत जो खुद गरीबी की चक्की में पिस रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी छत के नीचे इस पूरे जिले की मालकिन रह रही है। उस बूढ़ी माँ ने रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन साथ ही एक डरावनी सच्चाई से भी अवगत कराया। उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर बड़े दर्द से कहा, बेटा, तू बड़ी पढ़ी लिखी और शरीफ घर की लगती है। कॉलेज से सीधे घर आया कर, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला कुछ कहे तो पलट कर जवाब मत देना, बस सिर झुकाकर निकल जाना। अम्मा की ये बातें सुनकर रिया के अंदर एक आग सी जल उठी। जिस पुलिस को रक्षक होना चाहिए था, आज जनता उसी से डरकर सिर झुकाने की बात कर रही थी। रिया ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस डर को खत्म करके रहेंगी। वो देखना चाहती थी कि वर्दी के पीछे छिपे वो भेड़िए कौन हैं जो कानून के नाम पर आम लोगों का शिकार करते हैं। रिया अब उस अंधेरी गली की तरफ बढ़ रही थी जहां कानून का नहीं बल्कि वर्दीधारी गुंडों का राज चलता था। उन्हें पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। वो ये जानने के लिए निकल पड़ी थी कि आखिर इस शहर की सड़कों पर एक आम लड़की के साथ क्या बीतती है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी कल्पना उन भ्रष्ट पुलिस वालों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। बूढ़ी अम्मा की उन डरावनी चेतावनियों को अपने जहन में समेटे हुए रिया अगले दिन एक साधारण कॉलेज छात्रा के रूप में सड़क पर निकली। उनके कंधे पर एक पुराना बैग था और आंखों पर वही चश्मा जो उन्हें एक बेहद मासूम और भोली भाली लड़की का रूप दे रहा था। रिया ये देखना चाहती थी कि क्या वाकई इस शहर की पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि एक आम लड़की दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। उनके कदमों में आज एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अंदर एक तूफान पल रहा था। जैसे ही वो प्रतापगढ़ के मुख्य बाजार और कॉलेज रोड की ओर बढ़ी, उन्हें माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। लोग पुलिस की गाड़ियों को देखकर अपना रास्ता बदल रहे थे। तभी रिया की नज़र सड़क के किनारे खड़े एक पुलिस दस्ते पर पड़ी। वहां खड़ा था एसओ प्रदीप पांडे, जिसके चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था। उसके साथ उसके कुछ चाटुकार सिपाही भी थे जो हर आने जाने वाले पर तीखी नजरें रख रहे थे। जैसे ही रिया उनके पास से गुजरी, प्रदीप पांडे की नज़र उन पर ठहर गई। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने सिपाहियों से कहा, ओए होए, देखो तो आज शहर में कौन सी नई चिड़िया आई है। उसके सिपाहियों ने ठहाका लगाया।
एकदम भोली भाली लग रही है भाई, चश्मे वाली। प्रदीप ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया को टोका। अरे ओ मैडम, नया एडमिशन है क्या? रास्ता भटक गई हो तो बताओ, हम छोड़ाएं कॉलेज तक? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुकाकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। लेकिन प्रदीप को यह खामोशी पसंद नहीं आई। उसने चिढ़कर कहा, बड़ी घमंडी लग रही है सर जी। रिया ने इसे अनसुना किया और आगे बढ़ गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दूर पर उन्होंने देखा कि प्रदीप पांडे और उसके गुर्गों ने अदिति नाम की एक मासूम लड़की को घेर रखा है। अदिति रो रही थी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। पुलिस वाले उससे उसका फोन नंबर मांग रहे थे और उसे गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। साहब, मुझे जाने दो प्लीज, मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। अदिति की ये आवाज रिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभी। वहां मौजूद भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वर्दी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो अब और चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने तेज कदमों से भीड़ को चीरा और सीधे प्रदीप पांडे के सामने जाकर खड़ी हो गई। छोड़ो इसे। रिया की आवाज इतनी बुलंद थी कि एक पल के लिए पूरा बाजार थम गया। प्रदीप पांडे ने हैरानी से रिया की तरफ देखा। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वही भोली भाली चश्मिश उसे चुनौती देगी। तू बीच में क्यों आ रही है बे? नेता बनने का शौक है क्या? हट यहां से। प्रदीप ने उसे धक्का देने की कोशिश की। रिया ने अदिति को अपने पीछे छिपा लिया और निडर होकर प्रदीप की आंखों में आके डालकर कहा, आप पुलिस वाले हैं, आपका काम हमारी हिफाजत करना है, सरेआम एक लड़की को तंग करना नहीं। क्या आपको शर्म नहीं आती? प्रदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक आम लड़की ने उसे सबकी नजरों के सामने शर्म की बात कह दी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी जबान बहुत चल रही है, अभी थाने ले जाकर तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। रिया ने पलटाव करते हुए कहा, मुझे किस जुर्म ने थाने ले जाओगे? वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। प्रदीप ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। उसने रिया को डराते हुए कहा कि उसने उसके घर का पता निकाल लिया है और वो उसके बाप को चरस के झूठे केस में जेल में सड़ने के लिए डाल देगा। रिया को अब समझ आ गया था कि ये आदमी सिर्फ भ्रष्ट नहीं, बल्कि एक जहरीला नाग है जो मासूमों की जिंदगी डसता है। तनाव इतना बढ़ गया कि जैसे ही प्रदीप ने रिया पर हाथ उठाना चाहा, रिया ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। ये एक सिपाही पर सीधा हमला माना जाता था और यही रिया चाहती थी। उन्होंने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। प्रदीप पांडे के हाथ से उसकी टोपी गिर गई। तुम गुंडे हो, छोड़ो मुझे, रिया ने चिल्लाकर कहा। प्रदीप पागलों की तरह चीखा, आज मैं तुझे बताऊंगा कि पुलिस वाले पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तुझे ऐसा सड़ाऊंगा जेल में कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी। उसने रिया को जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में डाल दिया। रिया के चेहरे पर डर नहीं था। वो जानती थी कि अब खेल शुरू हो चुका है। उसे अब उस अंधेरे घर यानी थाने के अंदर जाना था जहां कानून को रोज कत्ल किया जाता था। वो उन आंसुओं का हिसाब लेने जा रही थी जो अदिति और उस बूढ़ी अम्मा की आंखों से गिरे थे। जैसे ही पुलिस की जीप थाने के गेट के अंदर दाखिल हुई, माहौल में एक भारीपन सा छा गया। प्रदीप पांडे का चेहरा अभी भी उस तमाचे की जलन से लाल था जो उसे सरे बाजार एक मामूली लड़की से पड़ा था। जीप रुकते ही उसने रिया को बालों से पकड़कर बाहर घसीटा। थाने के बाकी सिपाही और मुंशी ये मंजर देखकर सहम गए, लेकिन प्रदीप के गुस्से के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। प्रदीप ने जोर से चिल्लाकर अपने वफादार सिपाही बिल्ला को आवाज दी, ओए बिल्ला, डालो इस चुड़ैल को सबसे गंदे वाले लॉकअप में, और सुन लो, कल सुबह तक इसे कोई पानी की एक बूंद तक नहीं पूछेगा। सरकारी काम में बाधा और पुलिस पर जानलेवा हमले का ऐसा केस बनाऊंगा कि इसे ताउम्र बेल नहीं मिलेगी। रिया को धक्का देकर उस काल कोठरी में डाल दिया गया जहां अंधेरा और सीलन की बदबू रूह को कंपा देने वाली थी। रिया ने अंदर कदम रखते ही देखा कि वहां की हालत जानवरों से भी बदतर थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनते हुए कहा, प्लीज मुझे यहां मत छोड़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ सच बोला था। लेकिन उनकी इस बात पर वहां खड़े सिपाही ठहाके मारकर हंसने लगे। एक सिपाही ने पास आकर ताना मारा, बहुत नेता बन रही थी ना बाहर, आज रात भर जब इन मच्छरों के बीच भूखी प्यासी सड़ेगी तब सुबह तक सारी अकड़ और नेतागिरी निकल जाएगी। प्रदीप पांडे अब अपने ऑफिस में बैठकर एक फर्जी एफआईआर तैयार करने लगा। उसने बिल्ला से कहा, एफआईआर में लिख कि इस लड़की ने ड्यूटी पर तैनात अफसर का गला दबाने की कोशिश की, और हाँ, इसके बाप का नाम भी डाल देना। लिखना कि वो भी इलाके का नामी गुंडा है। ऐसा केस बनाऊंगा कि बाप बेटी दोनों की जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते खत्म हो जाएगी। कल सुबह इसे हाथ कड़ी लगाकर पूरे बाजार में पैदल घुमाऊंगा, तब इस शहर वालों को समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।
रिया उस अंधेरे कोने में चुपचाप बैठी सब सुन रही थीं। उनके पास मौजूद उनके बैग में एक छोटा सा हिडन कैमरा सब कुछ फुल एचडी में रिकॉर्ड कर रहा था। प्रदीप का हर एक शब्द, उसकी हर एक धमकी और कानून का वो मजाक जो वो उड़ रहा था। रिया ने मन ही मन खुद से कहा, मैं अदिति और उस बूढ़ी अम्मा के एक एक आंसू का बदला लेकर रहूंगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, थाने के अंदर का नज़ारा और भी विभत्स होता गया। प्रदीप और उसके साथी अब काम छोड़कर जश्न मनाने लगे थे। उन्होंने थाने के अंदर ही तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चला दिया। पार्टी अभी शुरू हुई है, प्रदीप ने चिल्लाकर कहा। उसने अपने सिपाही कल्लू से आदेश दिया, जा गाड़ी से वो काली बोतलें उठा ला, आज मेरा नाचने का मन कर रहा है। रिया ने एक बार फिर कोठरी की सलाखों को पकड़कर आवाज लगाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। प्रदीप शराब के नशे में झूमता हुआ सलाखों के पास आया और बोला, खाना खाना तभी मिलेगा जब तू मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेगी और अपनी नाक से ज़मीन पर लकीरें खींचेगी, वरना भूखी मर जा यहाँ। रिया ने शांत स्वर में कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे खाना दे दो। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है, शायद खाना खिलाने से तुम्हारी कुछ बचत हो जाए। प्रदीप अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे लगा कि ये लड़की डर के मारे पागल हो गई है। उसने म्यूजिक की आवाज़ और तेज़ करवा दी और अपने सिपाहियों के साथ भद्दे गाने गाकर नाचने लगा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत, उसका हर गुनाह और वर्दी की वो तौहीन डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही है। वो अपनी बर्बादी के जश्न में इतना डूब गया था कि उसने बाहर की दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। उसे नहीं पता था कि थाने के बाहर की खामोशी एक बहुत बड़े विस्फोट की तैयारी कर रही है। रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला था और इसके साथ ही प्रदीप पांडे के पापों का घड़ा भरने वाला था। रात के 2:30 बज रहे थे। प्रतापगढ़ थाने के भीतर का नज़ारा किसी जश्न से कम नहीं था, लेकिन ये जश्न वर्दी की मर्यादा का कत्ल कर रहा था। थाने के बरामदे में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। एसओ प्रदीप पांडे, सिपाही बिल्ला और कल्लू शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो चुके थे। वे अपनी वर्दी के बटन खोलकर भद्दे गानों पर नाच रहे थे। उनके लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना महज एक खेल था और आज उस खेल की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लॉकअप की अंधेरी कोठरी में बैठी रिया ठाकुर शांत थी। उनके चेहरे पर न तो कोई खौफ था और न ही कोई शिकन। वे अपनी आंखों से उस सिस्टम की सड़ांध को देख रही थीं जिसे साफ करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। प्रदीप पांडे लड़खड़ाते हुए सलाखों के पास आया। उसके हाथ में शराब का गिलास था। उसने सलाखों पर जोर से हाथ मारा और बोला, क्यों रे चश्मेश, अब बोल, तेरी वो नेतागिरी कहाँ गई? भूख से पेट में चूहे कूद रहे होंगे ना? अभी भी वक्त है। अगर तू घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते साफ करे और मुझसे माफी मांगे तो शायद मैं तुझे एक निवाला रोटी दे दूं, वरना इस काल कोठरी में तुझे मच्छरों के सिवा और कोई पूछने वाला नहीं है। रिया ने अपनी गर्दन धीरे से उठाई। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो प्रदीप की धुंधली आंखों को चुभने लगी। रिया ने बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में कहा, प्रदीप पांडे, वक्त रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। तुमने आज जो पाप किया है उसकी सजा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी इस वर्दी को भी भुगतनी होगी। कुछ ही मिनटों में तुम्हारे इस जुल्म के साम्राज्य का अंत होने वाला है। बेहतर होगा कि तुम अब भी अपनी गलती मान लो। प्रदीप पांडे जोर से हंसा। उसकी हंसी में पागलपन और सत्ता का नशा था। अरे ओ लड़की, तो मुझे डरा रही है? इस इलाके का खुदा मैं हूं। यहां परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। तू क्या, तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फिर से नाचने लगा और अपने सिपाहियों से बोला, ओए कल्लू, म्यूजिक और तेज कर, इस भूखी लड़की की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक थाने के बाहर एक जोरदार धमाका सा हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों सायरन एक साथ गूंज उठे। पूरा थाना और उसके आसपास की गलियां लाल और नीली रोशनी से भर गईं। म्यूजिक की आवाज सायरन के शोर में दब गई। प्रदीप पांडे ठिठक गया। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। वो लड़खड़ाता हुआ खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। थाने के गेट को तोड़ते हुए कई काली एसयूवी गाड़ियां अंदर दाखिल हो रही थीं। उनके पीछे पुलिस की कम से कम 10 वैन थीं, जिनमें हथियारबंद जवान सवार थे। बिल्ला दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर मौत का साया था। सर, गजब हो गया। बाहर खुद आईजी साहब आए हैं, साथ में डीएम साहब भी हैं और उनके साथ भारी पुलिस फोर्स ने पूरे थाने को घेर लिया है। प्रदीप पांडे का नशा एक पल में हिरन हो गया। वो पागलों की तरह अपनी वर्दी के बटन बंद करने लगा, अपनी टोपी खोजने लगा जो फर्श पर पड़ी थी। उसने घबरा कर कहा, इतनी रात को आईजी साहब यहाँ, बिना किसी खबर के? क्यों? वो बाहर जाने के लिए बढ़ा ही था कि आईजी साहब और डीएम साहब तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुए।
आईजी साहब ने प्रदीप पांडे को देखते ही उसकी आंखों में वो नफरत और गुस्सा दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रदीप ने कांपते हुए हाथ से सैल्यूट किया। जय हिंद सर। आप इतनी रात को? आईजी साहब ने बिना एक शब्द कहे प्रदीप के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा चढ़ा। तमाचा इतना तेज था कि प्रदीप मेज से जा टकराया। आईजी साहब गरजे, बेशर्म इंसान, ये पुलिस स्टेशन है या कोई शराब खाना? वर्दी पहनकर नाच रहे हो? और हमारी नई आईपीएस ऑफिसर रिया ठाकुर कहाँ है? प्रदीप पांडे के कानों में जैसे बम फूट गया। आईपीएस रिया ठाकुर? सर, यहाँ तो कोई आईपीएस नहीं आया, मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। डीएम साहब ने अपना लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया और स्क्रीन दिखाई। झूठ मत बोलो प्रदीप, मैडम का लाइव जीपीएस ट्रैकर बता रहा है कि वो इसी थाने के अंदर मौजूद हैं और उनका सिग्नल इस लॉकअप की तरफ से आ रहा है। प्रदीप की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया वो चश्मिश लड़की जिसे उसने बालों से पकड़कर घसीटा था, जिसे उसने भूखा रखा था और जिस पर हाथ उठाया था। उसकी रूह कांप उठी। आईजी साहब तुरंत लॉकअप की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि रिया ठाकुर, जिले की नई सर्वा, एक गंदी और बदबूदार फर्श पर बैठी थीं। उनकी आंखों में पानी भर आया। आईजी साहब ने तुरंत अपने हाथों से ताला खोला और झुककर सलीका दिखाते हुए कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पहुंचने में देरी हो गई। रिया ठाकुर धीरे धीरे लॉकअप से बाहर निकलीं। उन्होंने अपनी आंखों से वो साधारण चश्मा हटाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अब वो कोई बेबस लड़की नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह लग रही थीं। उन्होंने सीधे प्रदीप की आंखों में देखा और कहा, प्रदीप पांडे, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है। खबर यह है कि तुम्हारा काउंटडाउन खत्म हो चुका है। रिया ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा कैमरा निकालकर आईजी को दिया। सर, इस कैमरे में इस थाने के हर एक जुल्म का सबूत है। इन लोगों ने वर्दी की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। प्रदीप पांडे अब रिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। न्याय का तराजू अब झुक चुका था। थाने के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जो पुलिस वाले कुछ देर पहले नशे में झूम रहे थे, वे अब थर थर कांप रहे थे। प्रदीप पांडे, जो खुद को इस इलाके का बेताज बादशाह समझता था, अब रिया ठाकुर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन रिया की आंखों में दया की एक बूंद भी नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ झटका और पीछे हट गईं। रिया ठाकुर ने आईजी साहब की तरफ देखा और उनकी आवाज में वो गूंज थी जो पूरे थाने को हिला देने वाली थी। आईजी साहब, इन तीनों अपराधियों प्रदीप पांडे, बिल्ला और कल्लू को अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाए। और सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी नहीं है, इनके खिलाफ पुलिस हिरासत में हिंसा, अवैध गिरफ्तारी, रिश्वतखोरी और वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के संगीन मामले दर्ज किए जाएं। रिया ने अपनी जेब से वो छोटा सा हिडन कैमरा निकाला और उसे मेज़ पर रखते हुए कहा, इस कैमरे में वो सब कुछ है जो इन लोगों ने एक मासूम लड़की अदिति के साथ किया, जो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाकर किया और जिस तरह से ये थाने के अंदर शराब पीकर नाच रहे थे। ये सबूत इन्हें ताउम्र जेल में रखने के लिए काफ़ी हैं। पूरी पुलिस फोर्स के सामने आईजी साहब ने खुद आगे बढ़कर प्रदीप पांडे के कंधों से उसके पद के सितारे नोच लिए। उसकी बेल्ट उतार दी गई और उसकी टोपी को जमीन पर फेंक दिया गया। वर्दी उतरने का वो अपमान प्रदीप के लिए किसी मौत से कम नहीं था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वहां मौजूद हर जवान की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। रिया ने आदेश दिया, अब इन्हें ठीक उसी लॉकअप में डालो जहां इन्होंने मुझे और न जाने कितने बेगुनाह लोगों को सड़ाया था। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि मच्छरों, बदबू और अंधेरे के बीच रातें कैसी कटती हैं। अगली सुबह जब प्रतापगढ़ के आसमान में सूरज चमका तो वो एक नई उम्मीद लेकर आया था। रिया ठाकुर अब अपनी असली और शानदार आईपीएस वर्दी में थीं। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में वही तेवर थे। अदिति और वो बूढ़ी अम्मा जिसने रिया को अपने घर में पनाह दी थी, दोनों को थाने बुलाया गया। अदिति की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गर्व था। रिया ने आगे बढ़कर अदिति के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज के बाद इस शहर की किसी भी सड़क पर चलते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वर्दी वाला या कोई गुंडा तुम्हें परेशान करे तो याद रखना कि तुम्हारी बड़ी बहन रिया ठाकुर अभी इस शहर में जिंदा है। रिया ने उस बूढ़ी अम्मा का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें एक साधारण लड़की मानकर अपनी ममता दी थी। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से रिया को आशीर्वाद दिया। रिया ठाकुर ने पूरे पुलिस स्टाफ को संबोधित करते हुए अपनी आखिरी चेतावनी दी, ये वर्दी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए मिली है। अगर किसी ने भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो याद रखना, न्याय की लाठी देर से चल सकती है, लेकिन जब चलती है तो बड़े से बड़े गुनहगारों की रूह कांप उठती है। अगर आपको रिया ठाकुर की ये जांबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए